हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक और नए थाईलैंड ट्रैवल अपडेट के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ एक नया अपडेट शेयर करने वाला हूं। वैसे तो अपन इस अपडेट को नया नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जो नया अपडेट है या जो नया रूल है वो बहुत पुराना रूल है। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने वीडियोज़ भी बना रखी हैं और ये मार्केट में और न्यूज़ में बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ था कि भाई थाईलैंड जो है वो टूरिज़्म फीस के नाम पे इंटरनेशनल टूरिस्ट जो है उससे वो पैसा वसूल करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसा करके बहुत सारी न्यूज़ में चली थी, बट अभी जो है ये फिर से वापस से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि जो पुरानी गवर्नमेंट थी उन्होंने 2019 या 20 के समथिंग उन्होंने इस रूल को जो है वो रेस किया था कि भाई अब क्या करते हैं कि हम एक थाईलैंड जो है वो टूरिज़्म फीस के नाम पे इंटरनेशनल टूरिस्ट से जो है वो 300 बाट चार्ज करेगा। ठीक है, तो बट ये जो रूल था वो उन्होंने डिस्कशन में ही रखा, पेंडिंग रहा। फिर कोविड का टाइम आ गया तो उन्होंने रूल्स का कुछ ज़्यादा इसके ऊपर बातचीत नहीं हुई। फिर अभी जैसे रिसेंटली में थाईलैंड की में जो है वो गवर्नमेंट चेंज हुई है। जो पुरानी गवर्नमेंट थी उसका ये रूल था, बट अभी जो रिसेंटली गवर्नमेंट है उसने इस रूल को इम्प्लीमेंट कर दिया। इम्प्लीमेंट मतलब कि जो पुरानी गवर्नमेंट थी उन्होंने पैसा छापा, क्योंकि इस कोविड के टाइम पे, कोविड के बाद जो टूरिस्ट यहाँ पे आया था एकदम बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री बूम हुई थी, तो बहुत ज़्यादा पैसा छापा भाई साहब एकदम दबा के। तो अब जो नई गवर्नमेंट है उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास मतलब कि गवर्नमेंट के खजाने में कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि भाई अब पैसा कैसे बनाया जाए। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो है अभी टूरिस्ट की जो इतनी हालत ख़राब है कि टूरिस्ट नहीं है थाईलैंड के अंदर। 6 to 7% जो है वो टूरिस्ट जो है वो गिरा हुआ है यहाँ पे टूरिस्ट की रेशियो। प्लस यहाँ पे होटल जो है वो शट डाउन होते जा रहे हैं धीरे धीरे, रेस्टोरेंट भी शट डाउन हो रहे हैं, टूरिस्ट है नहीं। तो अब गवर्नमेंट क्या करे, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई इकोनॉमी को कैसे चलाया जाए, कुछ तो चाहिए जिसके लिए हमको इकोनॉमी को रन करना पड़ेगा। तो उन्होंने ये चीज़ें प्लान की। अब इस रूल का वैसे आप थंबनेल देख के तो समझ गए होंगे कि भाई मैं बात कर रहा हूँ थाईलैंड टूरिज़्म एंट्री फीस के बारे में। वैसे मैं इसके ऊपर वीडियो बना देता जब ये न्यूज़ आई थी, पर मैंने सोचा कि पहले डिस्कस करता हूँ, क्योंकि कुछ मेरे लोग यहाँ पे दोस्त भी हैं जो मिनिस्ट्री में काम करते हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर इमिग्रेशन में। तो मैंने उनसे डिस्कस किया कि भाई एक्चुअल में क्या कंसर्न है इस न्यूज़ का, कि ये एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होगी कि नहीं होगी और ये कैसे होगी, इसका प्रोसेस क्या है। तब जाके मुझे कुछ डिटेल मिली, मैंने कलेक्ट करी, तब सोचा कि अब आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर की जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि थाईलैंड जो है थाईलैंड टूरिज़्म एंट्री फीस के नाम पे 300 बात और 150 बात। यहाँ पे दो कैटेगरी है। अगर आप बाय प्लेन आते हैं, मान लीजिए आप किसी भी इंटरनेशनल ट्रैवल करके एयरपोर्ट पे आते हैं, कोई भी बैंक थाईलैंड के अंदर किसी भी एयरपोर्ट पे आते हैं, तो आपको जो है वो 300 बात पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दूसरा केस क्या है कि अगर आप लैंड बॉर्डर से या फिर सी बॉर्डर से आते हैं, सड़क के रास्ते से या फिर समुद्र के रास्ते से आते हैं, तो आपको जो है वो 150 बात देना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी देखो उन्होंने कितना दिमाग लगाया। मैं मानता हूँ कि 10% या 15% लोग होंगे जो कि सड़क के रास्ते या फिर समुद्र के रास्ते थाईलैंड आते होंगे, तो उन्होंने उसकी फीस 150 बात रखी। उनको पता है कि 80 से 90% टूरिस्ट जो है वो एयरपोर्ट प्लेन से आता है, तो उन्होंने ये दिमाग लगाई भाई 300 फीस जो है उसकी चार्ज करी जाए। अब इसका रीज़न क्या है कि भाई 300 की जो फीस चार्ज कर रहे हैं यहाँ के टूरिज़्म मिनिस्टर जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई और भी कंट्रीज़ जो है वो टूरिज़्म फीस के नाम पे चार्ज करती है टूरिस्ट से, तो हमने किया तो ऐसा क्या फ़र्क हुआ। बट उनको ये नहीं पता कि थाईलैंड की अभी जो टूरिज़्म कंडीशन है बहुत ज़्यादा डाउन है। 6 to 7% टूरिस्ट जो है वो यहाँ पे डाउन हुआ है। लास्ट 2025 ईयर की अगर मैं बात करूँ, इस अप्रैल सोमकरन के बाद से और अब तक टिल अक्टूबर तक टूरिस्ट जो है बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है। प्लस यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं जो शट डाउन हो चुके हैं। टूरिस्ट ही नहीं है तो क्या करें बेचारे। प्लस इसके साथ साथ उन्होंने एक रीज़न दिया है कि भाई हम ये जो फीस है वो क्यों ला रहे हैं। मतलब उन्होंने एक स्टेटमेंट बताया कि भाई ये फ़ीस लाने का हमारा कारण क्या है। अब उन्होंने जो कारण बताया वो दिया कि भाई टूरिस्ट यहाँ पे आता है तो यहाँ पे उसकी जैसे एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं रोड एक्सीडेंट है या फिर उसकी डेथ हो गई या फिर किसी एक्टिविटीज़ में फंस गया, तो जो गवर्नमेंट जो है टूरिस्ट की हेल्प करती है, उसको जो उसके ऊपर पैसा खर्च करती है, वो जो है वो ये जो 300 बात हम जो ले रहे हैं उनसे टूरिज़्म फीस के नाम पे एक तरह से ये उनके वेलफेयर के लिए यूज़ किया जाएगा। मतलब उन्होंने एज ए इंश्योरेंस बता दिया कि भाई ये जो है आप एज एक सेफ्टी इंश्योरेंस मान लीजिए आपका, तो इस इंश्योरेंस के बेस पे आपका अगर थाईलैंड के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर आपका एक्सीडेंट होता है या फिर आप यहाँ पे आके बीमार पड़ जाते हैं या हॉस्पिटलाइज होते हैं या फिर आपका यहाँ पे कोई मान लीजिए सुसाइड या मर्डर या कुछ भी चीज़ें होती है, तो उस केस में जितना भी गवर्नमेंट का जो इन्वॉल्वमेंट होगा, जो भी पैसा लगेगा, वो इस फीस से ही आपका यूज़ किया जाएगा, ऐसा उनका कहना है। बट मैं एक चीज़ मानता हूँ कि कुछ 7 दिन या 10 दिन के लिए टूरिस्ट आएगा और उससे ये 300 बात लेंगे। अगर मैं इंडियन
इंडियन टूरिस्ट की बात करूँ तो 300 बात, क्या 300 बात अगर वो पे करेगा तो उसके लिए 800 से 900 रुपये हो गया एक्स्ट्रा पे करने का। पर पता नहीं ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, पर उन्होंने रीज़न जो है वो यही दिया है कि भाई इंश्योरेंस करा देंगे आपका, जो यहाँ पे जो एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं उसके अंदर हम ये जो मनी है जो इसको यूज़ करेंगे, प्लस यहाँ के जो वेलफेयर्स वगैरह होते हैं उनके लिए यूज़ करेंगे। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ और नोटिस करी है, ये आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। थाईलैंड की ये जो न्यूज़ है जिसमें उन्होंने क्लियर मेंशन करा है थाईलैंड के जो 5 जो सबसे बड़े कंट्री जो है ना, सबसे बड़ी कंट्री जहाँ से उनका सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो आता है। नंबर 1 मलेशिया, दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे नंबर पर इंडिया, चौथे नंबर पर रशिया और 5वें नंबर पर साउथ कोरिया। उन्होंने यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर भी मेंशन किया कि भाई कितना टूरिस्ट जो है वो कहाँ से कितना टूरिस्ट जो है थाईलैंड में आता है। अब आप एक बेसिक कैलकुलेशन कीजिए, मैं इंडिया की बात करूँ यहाँ पे तो उन्होंने 1.76 मिलियन इंडियन टूरिस्ट जो है वो थाईलैंड ट्रेवल करता है। तो अब आप उसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 300 बात जो है मल्टीप्लाई बाय 1.67 मिलियन की कितना अमाउंट जो है वो एक कंट्री से ये कलेक्ट करने वाले हैं। तो ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक करप्शन है, क्योंकि थाईलैंड के अंदर इतना ज़्यादा करप्शन है कि कुछ बोल नहीं सकते उसके लिए। तो ये सिर्फ एक तरह से मान लीजिए गवर्नमेंट को पैसा कमाने की है, बाकी यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। पिछली गवर्नमेंट जो थी वो सारा पैसा लूट के ले गई, अब इस गवर्नमेंट को चलाने के लिए भी कुछ ना कुछ पैसे चाहिए होंगे। तो उन्होंने सोचा कि भाई अब यहाँ के जो लोकल हैं उनसे तो पैसा लूट नहीं सकते, क्योंकि उनको लूटने के लिए पैसे पहले उनके पास कोई बिजनेस ही नहीं है। थाईलैंड की जितनी भी इकोनॉमी डिपेंड करती है वो टूरिस्ट पे करती है, अब टूरिस्ट ही नहीं है तो वो बेचारे कहाँ से पैसा करेंगे। तो उन्होंने सोचा कि भाई ये जो बर्डन है अब ये पैसा जो है हम टूरिस्ट से कलेक्ट करेंगे, तो इसलिए उन्होंने इसको लाए कि भाई हम 300 बात जो है वो टूरिस्ट से कलेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कि लोगों के कंफ्यूज कि भाई मैं अभी नेक्स्ट मंथ में आने वाला हूँ या फिर नवंबर में आने वाला हूँ, तो क्या मुझे भी ये 300 बात जो है वो पे करने पड़ेंगे, या प्लस इसको कैसे पे करेंगे, ऑनलाइन है कि हमें एयरपोर्ट पे देना है, और से कितना टाइम है। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे 30 डेज़ के लिए आया, फिर मैं वापस एग्जिट करके मलेशिया या फिर सिंगापुर या फिर फिलीपीन चला गया और वापस रिटर्न थाईलैंड आया, तो क्या मुझे फिर से पे करना पड़ेगा। तो ये सारे डाउट्स हैं, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई ये जो फ़ीस है इसका अभी कोई ऑफिशियली बताया नहीं है कि आपकी जो फ़ीस है वो आपको एयरपोर्ट पर पे करनी पड़ेगी। जैसे हम इंडिया से ट्रैवल करके थाईलैंड आते थे तो वीज़ा और अराइवल की फ़ीस पे करते थे काउंटर पे, कि भाई आपका जो वीज़ा और अराइवल का एक काउंटर बना था वहाँ पे जाके हमको 2000 बात देने थे और वो अपना वीज़ा लगा के हमको दे देते। तो हो सकता है ये सेपरेट काउंटर लगाएं या फिर इमिग्रेशन का जो काउंटर है वहाँ पे, पर मुझे नहीं लगता कि इमिग्रेशन काउंटर पे करेंगे। इसका एक सेपरेट काउंटर होगा जहाँ से वो पहले आपसे 300 बात कलेक्ट कर लेंगे, फिर आपका आगे जाने देंगे इमिग्रेशन के लिए। तो ये एक पॉसिबल चांसेस है कि ऐसा कर सकते हैं, ऑनलाइन का कोई सिस्टम नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो फीस होगी वो ऑफलाइन होगी, जैसे वीज़ा और अराइवल की अपन पे करते थे, सिमिलर कुछ ऐसा ही होगा। अब बात करते हैं इसका ड्यूरेशन। इनका ड्यूरेशन जो उन्होंने दिया है कि भाई आप मल्टीपल एंट्री कर सकते हैं 30 से 60 डेज़ के अंदर। मान लीजिए आप 10 दिन थाईलैंड में स्टे करा, 10 दिन के बाद आप मलेशिया चले गए या फिर वियतनाम चले गए, वहाँ पर ट्रैवल करके आप वापस 10 दिन बाद रिटर्न थाईलैंड आते हैं, तो आप को द्वारा जो टूरिज्म फीस है वो पे करने की ज़रूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी पे की हुई है। उसकी वैलिडिटी 60 डेज़ तक है, चाहे आप मल्टीपल एंट्री भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये होगा। तीसरा, अभी आप अक्टूबर में या नवंबर में आ रहे हैं तो आप बेझिझक आइए, अभी ऐसा कोई ऑफिशियली डेट नहीं है कि ये जो टूरिज़्म जो फीस है वो इस डेट से स्टार्ट होगी। अभी सिर्फ उन्होंने जो उनकी कैबिनेट ने जो इसको अप्रूव किया है, अभी तक कोई ऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट नहीं है कि भाई इस डेट से ये जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट का जो फर्स्ट 4 मंथ है उसमें हम ये स्टार्ट कर सकते हैं, बट अभी तक कोई ऑफिशियली डेट नहीं है। तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, आप आराम से अपना अगर आने वाले हैं थाईलैंड तो आप आ सकते हैं, क्योंकि अभी थाईलैंड का जो है टूरिस्ट जो आने वाले का जो सीज़न होता है ना वो स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अक्टूबर से जो है थाईलैंड में एक टूरिज्म जो है बढ़ता है, टूरिस्ट जो है वो आता है, क्योंकि रेनी सीज़न जो ख़त्म होता है और यहाँ पे पार्टी वाला माहौल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। क्रिसमस हो गया, लॉयकाथॉन हो गया, ये सारी चीज़ें तो टूरिस्ट यहाँ पे आता है, तो उसकी टेंशन नहीं है। अगर कुछ ऐसा आएगा तो मैं उसको बता दूँगा कि भाई इस डेट से जो है वो ये फ़ीस स्टार्ट होने वाली है। अब यहाँ पे दूसरा है कि भाई ये जो फ़ीस है हमको थाई बात में पे करनी है या फिर डॉलर में करनी है। देखो भाई अभी इसका भी कोई स्टेटमेंट नहीं है, बट ये जो फ़ीस है वो आपको थाई बात में ही पे करनी पड़ेगी, जैसे कि हम वीज़ा ऑन अराइवल की फ़ीस पे करते थे, सिमिलर कुछ ऐसा ही सिस्टम होने वाला है। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो डाउट है या फिर कन्फ्यूज़न है। अब बात करते हैं कि भाई कि थाईलैंड की ये जो पूरी जो सिस्टम है ना, ये सारा ये क्यों ऐसा टूरिस्ट के साथ कर रहा है। वैसे ही थाईलैंड की इकोनॉमी जो है वो डाउन है, थाई बात जो है वो स्ट्रांग हो रहा है US डॉलर के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे टूरिज़्म है नहीं।
चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी हैं। अब जो यहाँ पे थाईलैंड जो अगर रेगुलरली आता हो 6 महीने में, साल भर में 1-2 बार अगर आता होगा तो उसको पता होगा कितना यहाँ पे एक्सपेंसिव कितने बढ़े हैं, पहले क्या रेट थी और अब क्या रेट है। तो इसके कारण टूरिस्ट वैसे भी नहीं आ रहा है, बट ये 300 जो फीस जो लेके आ रहा है ना, ये भी एक तरह से टूरिस्ट के ऊपर बर्डन है। बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो वियतनाम की तरफ मूव ऑन कर चुके हैं, वियतनाम के अंदर कंबोडिया या फिर आपका मलेशिया, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे आइलैंड हैं, तो उन्होंने वहाँ पे मूव ऑन करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो यहाँ पे आके उनकी एक तो डॉलर हो या फिर INR हो, उनकी प्राइस जो अपन को इतना अच्छा मिलता नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि दूसरी जगह क्यों ना जाए। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है। बट मैं देखते हैं कि भाई इस थाईलैंड फीस का क्या होता है क्या है, पर मेरे लिए तो ये सबसे वाहियात और सबसे बेकार डिसीजन है यहाँ की गवर्नमेंट का। इससे क्या होगा, टूरिस्ट जो है वो बहुत वैसे ही नहीं आ रहा और इसके बाद तो और भी नहीं आएगा। तो देखते हैं क्या होता है। चलिए चलते हैं। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है थाईलैंड टूरिज़्म एंट्री फीस के बारे में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपका वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा। और दूसरी चीज़, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें। थाईलैंड से रिलेटेड जो भी अपडेट आता है या फिर जो भी न्यूज़ होती है मैं ज़रूर यहाँ अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ। यहाँ से जॉब से रिलेटेड या फिर आप यहाँ पे कैसे इंटर्नशिप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो मैं अपलोड करता हूँ, तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।